गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब की सेना ने चीन के लेज़र वेपन सिस्टम को महाघटिया कहा है। सऊदी अरब दुनिया के उन पहले देशों में से एक था जिसने चीन लेज़र गाइडेड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। सऊदी अरब हालांकि अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसने चीन से लेज़र गाइडेड एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए खरीदा था ताकि ड्रोन स्वाम हमले को नाकाम कर सके। इसलिए उसने चीन की स्काई शील्ड इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा था, जो टेस्ट के दौरान बुरी तरह से नाकाम रहा है। सऊदी ने फरवरी 2024 में ये लेज़र वेपन खरीदा था। अभी इसकी टेस्टिंग की गई है जिसमें ये नाकाम हो गया है। चीन के इस लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम में ड्रोन, रडार, जैमिंग व्हीकल और चीन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन CETC का साइलेंट हंटर लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल है। शुरुआती टेस्ट के दौरान ड्रोन हमलों के सामने यह डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से नाकाम हो गया, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय हमलों के समय पाकिस्तान में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम टाएं बोल गया था, जिसके बाद सऊदी अरब की सेना ने लेज़र डिफेंस सिस्टम की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट के दौरान लेज़र डिफेंस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा साइलेंट हंटर लेज़र ऑपरेशनल हालात में नाकाम हो गए। सऊदी अरब के एक पूर्व सैन्य अधिकारी जिन्हें इस प्रोजेक्ट को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जो क्षमताएं दिखाई गई थी जैसे दावा किया गया था, असली तैनाती के दौरान वो काफ़ी कम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कई बार एक ड्रोन को मारने के लिए लगातार 15 से 30 मिनट तक लगातार लेज़र टारगेटिंग करनी पड़ी और उतने समय में दुश्मन का ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर देगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में उड़ने वाली धूल और रेत ने लेज़र डिफेंस सिस्टम के ऑप्टिकल ट्रैकिंग को नाकाम कर दिया और बीम की ताकत को कमज़ोर कर दिया। इसके अलावा रेगिस्तानी गर्मी में सिस्टम के ज़्यादातर पावर कूलिंग को सोख लिया, जिससे लेज़र फायरिंग क्षमता घट गई। चीन का दावा रहा है कि उसका स्काई शील्ड लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम एंटी ड्रोन रडार के साथ हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों तरह का ऑप्शन देती है। इसके हर एक बैटरी में 4 व्हीकल होते हैं, एक 3D TWA रडार, एक ऐसा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे ड्रोन रोजी रडार जिसमें 3 साइड फेसिंग पैनल होते हैं जो बिना घुमाव के 360 डिग्री कवरेज प्रदान करते हैं, 2 JN1101 ड्रोन रोधी जैमिंग वाहन जिनमें अवरोधन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग दोनों क्षमताएं हैं, और साइलेंट हंटर लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो ड्रोनों को सीधे नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये रडार, जैमिंग और लेज़र दोनों इंटीग्रेट होकर ढाल बन जाते हैं, लेकिन सऊदी में ये नाकाम हो गया। आइए बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, रूस और चीन के संबंधों पर शुक्रवार को कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ने भारत और रूस को अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। ट्रंप की यह टिप्पणी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की SCO समिट में हुई मुलाकात पर आई है। ट्रंप की टिप्पणी का क्या मतलब है और इसका क्या असर होगा, इस पर जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट वेलिना चाकारोवा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो और रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन ने राय रखी है। डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इससे किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। वहीं एक्सपर्ट वेलिना चाकारोवा का कहना है कि ट्रंप ने रूस और चीन के साथ शीत युद्ध के नए दौर का इशारा कर दिया है, लेकिन भारत के साथ वो बीच का रास्ता निकाल लेंगे, यानी ट्रेड डील होगी और संबंधों में सुधार आ जाएगा। दूसरी ओर सरीन ने कहा कि ट्रंप ने सैन्य तानाशाही वाला पाकिस्तान चुना है तो उसको मुबारकबाद। वेलिना चाकारोवा ने एक्स पर लिखा, ट्रंप ने अमेरिका और ड्रैगन बियर चीनी रूस के बीच शीत युद्ध 2.0 को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। यह दोहरी संबद्धता भारत के लिए एक मौका है। यह भारत को अमेरिका और ड्रैगन बियर के बीच शीत युद्ध 2.0 का अंतिम भू राजनीतिक पुल निर्माता और निर्णायक देश बनाती है। इसका मतलब है कि मोदी और ट्रंप जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। वेलिना के उलट सुशांत सही ने इसमें पाकिस्तान के एंगल को अहमियत दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को चुन लिया है। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा कि अच्छी बात है कि ट्रंप को पाकिस्तान मिल गया है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रबुद्ध, समृद्ध, प्रगतिशील, अलोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और सैन्य तानाशाही वाला देश। सुशांत सही ने आगे कहा कि ट्रंप को पाकिस्तान में स्नेक ऑयल मिलेगा और ढेर सारे जिहादी और जनरल आपके सैनिकों को मारकर आपको ठगने के लिए वहाँ तैयार होंगे। आपका परिवार क्रिप्टो में अरबों कमा सकता है क्योंकि आपकी हरकतें डॉलर को बर्बाद कर रही हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए बधाई और धन्यवाद। ये बात करें चीन की विक्ट्री डे परेड की। चीन के विक्ट्री डे परेड में महाविनाशक परमाणु हथियारों के प्रदर्शन को देखने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्वदेश लौट आए हैं। पुतिन चीन से लौटने के बाद सीधे रूस के फार ईस्ट इलाके में पहुँचे। ये वही इलाका है जो चीन से सटा हुआ है। एक समय में चीन का हिस्सा हुआ करता था और अब भी उसने इस इलाके पर अपनी नज़रें गड़ा रखी हैं। पुतिन ने फार ईस्ट इलाके में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया है। इसमें रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि देश का फार ईस्ट इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। पुतिन ने यह भी कहा कि इस फार ईस्ट इलाके में इतना कोयला है कि अगले 900 साल तक इसकी कमी नहीं होगी। इसके अलावा फार ईस्ट इलाके में
तेल और गैस के बहुत विशाल भंडार हैं। पुतिन ने कहा कि फार ईस्ट इलाके का विकास एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस इलाके की क्षमता के विकास के लिए प्रयास बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बिजली की खपत 28% बढ़ गई है, जो रूस के राष्ट्रीय औसत 14% से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक इंडिकेटर है जो दिखाता है कि इलाके में असल में प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में विशाल पैमाने पर तेल और गैस है, जिसका अभी पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। पुतिन ने कहा कि इस इलाके में खनन का विस्तार हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि फार ईस्ट इलाके का विकास रेयर अर्थ मेटल के हब के रूप में किया जाएगा। यही नहीं, रूस उत्तर कोरिया से इस इलाके को जोड़ने के लिए नए पुल बनाएगा। इसी तरह से ट्रांस आर्कटिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो रूस के फार ईस्ट, साइबेरिया और आर्कटिक इलाके को गति देगा। इससे इस इलाके में जहाज़ों और बर्फ़ काटने वाले जहाज़ों का निर्माण हो सकेगा। रूसी राष्ट्रपति ने फार ईस्ट को लेकर यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब रूस की खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लीक हुए खुफिया दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि वह चीन को दुश्मन मानती है। रूसी खुफिया एजेंसी को डर सता रहा है कि चीन उसके फार ईस्ट इलाके में कुछ हिस्से जैसे व्लादिवोस्तोक पर कब्जा कर सकता है। पुतिन और जिनपिंग ने हाल ही में संपन्न विक्ट्री डे परेड के दौरान दुनिया को अपनी दोस्ती को दिखाया था। हालांकि रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी चीन को खतरे के रूप में लेती है। एफएसबी को लगता है कि चीन चुपचाप तरीके से रूसी ज़मीन पर कब्जे की साजिश रच रहा है। हाल ही में सामने आए इन दस्तावेजों से पता चलता है कि चीन और रूस की खुफिया एजेंसियों के बीच स्पाई वॉर चल रहा है। एफएसबी चीन को रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। रूस और चीन के बीच 2615 मील तक सीमा सटी हुई है। चीन के कुछ राष्ट्रवादी चाहते हैं कि पुरानी संधियां निष्पक्ष नहीं है और रूस ने गलत तरीके से 1800 के दशक में व्लादिवोस्तोक को चीन से ले लिया। असल में 1860 में हुई संधि के बाद रूस को चीन से व्लादिवोस्तोक शहर मिल गया था। रूसी खुफिया एजेंसी का कहना है कि चीन अब इस इलाके में मौजूद चीनी समुदाय पर शोध कर रहा है। बल्कि चीन सरकार ने साल 2023 में नया नक्शा जारी करके व्लादिवोस्तोक समेत 8 शहरों के चीनी नाम रख दिए। चीन चाहता है कि रूस के इस रास्ते से वो आर्कटिक और नॉर्थ सी रूट तक पहुंच बना दे ताकि यूरोप जाने का आसान रास्ता उसे मिल जाए। चीन रूस में अपने जासूसों की जमकर भर्ती कर रहा है। रूस ने चीन के इसी खतरे को देखते हुए भारत से मदद मांगी और नई दिल्ली ने भी अपने दोस्त को निराश नहीं किया। भारत फार ईस्ट में जमकर निवेश कर रहा है। भारत व्लादिवोस्तोक के पास सैटेलाइट सिटी बसाने की योजना पर भी काम कर रहा है। पीएम मोदी ने भी इस इलाके की यात्रा की थी। भारत की कंपनी केजीके और टाटा पावर ने इस इलाके में बड़ा निवेश किया है। भारत के इस निवेश से रूस को चीन पर से अपनी निर्भरता को कम करने में मदद मिली है। भारत यहाँ पर तेल से लेकर कृषि क्षेत्र में बड़ा काम कर सकता है। यहाँ भारतीय वर्कर काम कर सकते हैं। भारत ने कालीन तेल क्षेत्र में अरबों का निवेश कर रखा है। बात करें बीजिंग की। बीजिंग में 3 सितंबर को हुए मिलिट्री परेड से गहरे संकेत मिले हैं कि चीन ने हिमालयी क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी डॉक्ट्रिन बदल दी है। बीजिंग सैन्य परेड में टाइप 100 मध्यम टैंक देखे गए हैं, जिससे साफ हो जाता है कि वह इन टैंकों को हिमालय में भारत की सीमा के पास तैनात करेगा। यानी चीन अब लद्दाख में ऊंची पहाड़ी पर संघर्ष की स्थिति में भारी भरकम टैंकों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि अब वो हल्के टैंकों को डिप्लॉय करेगा। छोटे और हल्के टैंकों से पहाड़ी इलाकों और समुद्री तटों पर ऑपरेशन में ज़्यादा कारगर उपाय साबित होंगे। ये रणनीतिक बदलाव भारत के लिहाज से काफ़ी अहम है, क्योंकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे कठिन इलाकों में चीन की आक्रामक क्षमताओं का सीधा असर भारतीय सुरक्षा पर पड़ता है। टाइप 100 तोप वजन में हल्के होते हैं और दुर्गम इलाकों में उन्हें ले जाना अपेक्षाकृत आसान होता है, जबकि भारी टैंक को लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में ले जाना अत्यंत कठिन काम होता है। लद्दाख के लिए चीन ने बदली है रणनीति। बख्तरबंद वाहन एक्सपर्ट और प्रमुख विश्लेषक सेरेई बेरेजुस्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन को अब मुख्य युद्धक टैंकों के बेड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूस, जिसे कभी उसका सबसे संभावित विरोधी माना जाता है, वह बीजिंग का दोस्त है। भारत के साथ अब चीन का विवाद है, लेकिन वो विवाद लद्दाख में है, इसलिए चीन के लिए हल्के टैंक बनाने की जरूरत थी। वहाँ भारी टैंक किसी काम के नहीं होंगे। ऊंचाई पर भार की वजह से उनके इंजन जाम नहीं होंगे। लद्दाख की ऊंचाई पर जहाँ टाइप 9982 जैसे भारी टैंक अपने वजन और इंजन क्षमता के कारण प्रदर्शन खो बैठते हैं, वहीं टाइप 100 और पहले से मौजूद टाइप 15 जैसे हल्के टैंक पूरी शक्ति और गतिशीलता बनाए रखते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में अगर सीमा को तनाव बढ़ा तो पीएलए हल्के टैंकों की तैनाती करेगा। इसके अलावा भारत चीन टकराव की संभावना सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है। चीन इन टैंकों को ताइवान स्ट्रेट को लेकर भी ऑपरेशन इस्तेमाल को देख रहा है, जहाँ मध्यम वजन वाले टैंक जहाज़ों से आसानी से उतारे जा सकते हैं और समुद्र तट से भीतर तक तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन भारत के लिए और भी चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि पीएलए का फोकस अब उनके हल्के फुर्तीले हथियारों पर है, जो पहाड़ी युद्ध के लिए पूरी तरह से डिजाइन किए गए हैं। आइए बात करें व्हाइट हाउस की। व्हाइट हाउस में आयोजित एक विशेष रात्रि भोज के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिग्गज टेक कंपनियों के प्रमुखों से सीधा सवाल किया कि आप अमेरिका में कितना निवेश कर रहे हैं। इस खास रात्रि भोज में एप्पल, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मौजूद थे। ट्रम्प ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से पूछा, टिम, एप्पल अमेरिका में कितना पैसा निवेश कर रहा है? मुझे पता है यह बहुत बड़ी रकम है। आप पहले कहीं और थे, अब आप वाकई अमेरिका लौट रहे हैं। कितना पैसा निवेश करेंगे? टिम कुक ने जवाब दिया, $600 अरब। इस पर ट्रम्प ने प्रतिक्रिया दी, $600 अरब, इससे बहुत सारी नौकरियां होंगी। हमें इस पर गर्व है। ये शानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ट्रम्प के दाईं ओर बैठे मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी कहा, $600 अरब। फिर गूगल की बारी आई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, हम पहले ही $100 अरब से ऊपर निवेश कर चुके हैं और अगले 2 वर्षों में अमेरिका में यह निवेश $250 अरब हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रम्प ने जवाब दिया, ये बहुत अच्छा है। हमें आप पर गर्व है। धन्यवाद। ये बहुत सारी नौकरियां लाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कंपनी के सीईओ सत्या नाडेला ने कहा, इस साल अमेरिका में हम लगभग 75 से $80 अरब निवेश करने वाले हैं। ट्रम्प ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रात्रि भोज अमेरिका की प्रथम महिला मिलानिया ट्रम्प की ओर से आयोजित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित कार्यक्रम के बाद हुआ। यह रात्रि भोज ट्रम्प और टेक कंपनियों के बीच आपसी संबंधों को और गहरा करने का प्रयास था। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि यह बैठक अमेरिका को एक नए स्तर पर ले जाएगी। लंबी मेज पर अपने आसपास मौजूद लोगों को ट्रम्प ने उच्च आईक्यू वाले लोग कहकर संबोधित किया। टेक कंपनियों के सीईओ भी ट्रम्प की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। हालांकि इस डिनर में एक नाम जो नजर नहीं आया वो था एलन मस्क। कभी ट्रम्प के करीबी रहे मस्क इस साल की शुरुआत में उनके साथ हुए सार्वजनिक विवाद के बाद दूर हो गए हैं। उनकी जगह इस बार टेबल ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन मौजूद थे, जो एआई के क्षेत्र में मस्क के प्रतिनिधि माने जाते हैं। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.